Welcome students in macroeconomics classes, chapter Determination of Income and Employment, part 9th. हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस चल रहे थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से. What is aggregate demand in macroeconomics? Aggregate demand, that means total demand of an economy, यानी कि सभी सेक्शंस, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और यहां तक कि फॉरेन सेक्टर भी जितना पैसा खर्च करना चाहता है हमारी इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज पर, वही कहलाती है उनकी डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड. इट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल सेक्शंस आर रेडी टू स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. नेक्स्ट 72. What is meant by inflationary gap? State three measures to reduce this gap. अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है तो यही शो करता है इन्फ्लेशनरी गैप को. इसे रिड्यूस करने के मेजर्स: नंबर 1, बैंक रेट. इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक रेज बैंक रेट. अगर एक्सेस डिमांड है तो सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ा देगा, विच डिस्करेजेस कॉमर्शियल बैंक्स इन बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, जिससे कॉमर्शियल बैंक्स पीछे हटेंगे लोन लेने से, यानी कि वो लोन लेना नहीं चाहेंगे, वो डिस्करेज होंगे, जिसकी वजह से बढ़ी हुई डिमांड अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी. नंबर 2, ओपन मार्केट ऑपरेशन. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अगर एक्सेस डिमांड है यानी कि इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है और ये बेची जाती है कॉमर्शियल बैंक्स को, क्योंकि सेंट्रल बैंक पब्लिक से डील नहीं करता, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. और इससे इकोनॉमी में क्रेडिट और मनी सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा है वो अब पहुंच जाएगा सेंट्रल बैंक के पास, और जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा ही कम तो वो लोन भी कम दे पाएंगे और जनता के पास पैसा पहुंचेगा भी कम. नंबर 3, मार्जिनल रिक्वायरमेंट. इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक रेजेस द लिमिट ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट. अगर एक्सेस डिमांड है तो सेंट्रल बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट को रेज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है. इसके बढ़ाने पर लोन कम मिल पाएगा, आम जनता को लोन कम मिलेगा, जिसकी वजह से क्रेडिट और मनी सप्लाई इकोनॉमी में घटेगा और बढ़ी हुई डिमांड अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. डिराइव द 2 अल्टरनेटिव कंडीशंस ऑफ एक्सप्रेसिंग नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम. नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस करने के 2 अल्टरनेटिव कंडीशंस हमारे पास हैं, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए. शो दीज इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑन अ सिंगल डायग्राम. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज दैट लेवल एट विच प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लान्ड एग्रीगेट आउटपुट. यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है तो यही कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल, क्योंकि प्लान्ड एक्सपेंडिचर शो करता है वो एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर किया जाता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड. और प्लान्ड एग्रीगेट आउटपुट का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई. और दूसरी अप्रोच है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज दैट लेवल एट विच प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल. दैट मीन्स S इज इक्वल टू I. अगर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल एग्रीगेट डिमांड के तो इसका मतलब हुआ कि इनकम बराबर है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ही होता है नेशनल इनकम यानी कि Y, और एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट करता है C प्लस I को. इसी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इनकम का मतलब है कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो यही इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, C प्लस S इज इक्वल टू C प्लस I.
जिसमें सी हो जाएगा कैंसिल बोथ साइड, बचेगा केवल एस इज इक्वल टू आई। कंटिन्यूड, क्योंकि अभी डायग्राम भी बना के दिखाना है। सबसे पहले आप शो कीजिएगा वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नीचे दिखाएंगे नेशनल इनकम और वाई एक्सिस पर दिखाएंगे टोटल एक्सपेंडिचर। येलो लाइन शो कर रही है एग्रीगेट सप्लाई को, दैट मीन्स सी प्लस एस। ये है 45 डिग्री लाइन। और ब्लू लाइन शो कर रही है एग्रीगेट डिमांड को, जहां पर इंटरसेक्शन है वही कहलाएगा इक्विलिब्रियम। सेम इसके नीचे एक डायग्राम और बनाना है, इसमें शो कीजिएगा ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नीचे सेम दिखाएंगे नेशनल इनकम और वाई एक्सिस पर दिखाइएगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये रेड लाइन शो कर रही है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जिसका इनकम से कोई संबंध नहीं है। इनकम चाहे बढ़े चाहे घटे, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को ही बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और सेविंग का डायग्राम शुरू कीजिएगा नेगेटिव से, यानी कि वाई एक्सिस पर ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होना चाहिए ये सेविंग कर्व, जो डायग्राम में शो कर रहा है ग्रीन लाइन को। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पॉइंट के ही नीचे आना चाहिए, क्योंकि जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, सेम उसी जगह सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होते हैं। फिर यही बात थ्योरी में बताई जाएगी। In the diagram, the equilibrium is at a point E where AD intersects 45 degree line. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम E पॉइंट पर है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड ने इंटरसेक्ट किया है 45 डिग्री लाइन को। When aggregate demand is more than aggregate supply, यानी कि बात हो रही है इस पॉइंट से पहले की, क्योंकि इस पॉइंट से पहले, इक्विलिब्रियम से पहले, एग्रीगेट डिमांड का लेवल ऊपर है और एग्रीगेट सप्लाई नीचे है। When aggregate demand is more than aggregate supply, then planned inventory would fall below the desired level, यानी कि प्लान इन्वेंट्री जो थी, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, वो कम रह गई इकोनॉमी में और डिमांड हो रही है ज्यादा। To bring back the inventory at the desired level, the producers expand the output. तो यहां पर प्रोड्यूसर्स आउटपुट को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। एंड मोर आउटपुट मीन्स मोर इनकम। राइज इन आउटपुट मीन्स राइज इन एग्रीगेट सप्लाई। जब आउटपुट बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि इनकम बढ़ेगी। एंड राइज इन इनकम मीन्स राइज इन एग्रीगेट डिमांड। तो इसकी वजह से डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इधर से सप्लाई बढ़ेगी और ब्लू लाइन पर एग्रीगेट डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। बोथ कंटिन्यू टू राइज, ये दोनों ही बढ़ेंगे जब तक ये ई पॉइंट नहीं आ जाता। बोथ कंटिन्यू टू राइज टिल दे रीच इक्विलिब्रियम वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। सेम इसका उल्टा बताना है फिर हमें। When AD is less than AS, अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है एग्रीगेट सप्लाई से, जो आपको दिखाई देगा इस पॉइंट के बाद, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद एग्रीगेट डिमांड रह गई है नीचे और देश का प्रोडक्शन आ गया है उसके ऊपर, अर्थात जितना प्रोडक्शन किया गया है इकोनॉमी में उतनी डिमांड नहीं हो रही है। देन द प्लान्ड इन्वेंट्री राइजेज अबव द डिजायर्ड लेवल, अर्थात जितना लेवल होना चाहिए उससे ज्यादा लेवल दिखाई दे रहा है इन्वेंट्री का इकोनॉमी के अंदर। टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, फर्म्स प्लान टू रिड्यूस द आउटपुट। ये एक्सेस इन्वेंट्री को देखते हुए, जो कि अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, फर्म्स प्लान करेंगी आउटपुट को रिड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हो जाएगा और प्रोडक्शन कम होने पर इनकम भी कम होगी। अर्थात ये येलो लाइन पर जो पॉइंट होगा ये पीछे की तरफ हटेगा, क्योंकि इनकम घटनी शुरू हो जाएगी और
इसकी वजह से डिमांड भी इकोनॉमी में घटेगी, क्योंकि इनकम घटने पर डिमांड भी कम हो जाती है। और ये इनकम का घटना और एग्रीगेट डिमांड का घटना तब तक रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिल जाता। सो इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस ओनली एट पॉइंट ई, दैट इज OM लेवल ऑफ इनकम, यानी कि ये इनकम का वो लेवल है OM, जहां पर हमें दिखाई देगा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है और सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। When AD is equal to S and S is equal to I. That's all. Next question. Question number 74. Define multiplier. What is the relation between MPC and multiplier? Calculate the MPC of the value of multiplier is 4. पहले बताया गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब यहां पर इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने से जितनी नेशनल इनकम बढ़ जाती है उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि यहां पर रेशियो देखा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने पर नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टिंग इंक्रीमेंट इन नेशनल इनकम। यानी कि इनिशियली जो हम लोग चेंज करते हैं इन्वेस्टमेंट में, उसकी वजह से नेशनल इनकम में जो बदलाव आएगा वही कहलाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि यहां पर ये देखा जाएगा कितने टाइम्स चेंज आ रहा है, नेशनल इनकम में कितने टाइम्स चेंज आ रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। अगर देखा जाए एमपीसी के साथ इसका रिलेशनशिप, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो एमपीसी के साथ हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर का। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, दैट इज एज एमपीसी इंक्रीजेज मल्टीप्लायर ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। अगर एमपीसी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब देश में लोग इनकम में जितना चेंज आया है उसका बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर। और राउंड बाय राउंड जब हर एक व्यक्ति अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च करता जाएगा तो इनकम लगातार बढ़ती जाएगी। तो यहां पर यही देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज करने पर इनकम कितनी बढ़ेगी। द एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन is the income for another person. That is, in this way, production and national income will go on increasing round after round. इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे, कैलकुलेट द एमपीसी। अगर मल्टीप्लायर 4 है तो एमपीसी कितना होगा। सबसे पहले यहां पर डिटेल में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताइएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और डेल्टा आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस, क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमेशा एज्यूम की जाती है। और अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा सेविंग के। और ये फॉर्मूला उल्टा फॉर्मूला है एमपीएस का, इसीलिए इस फॉर्मूले की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एमपीएस। और एमपीएस फाइंड आउट करने के लिए 1 में से माइनस किया जाता है एमपीसी। तो एमपीएस की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 1 माइनस एमपीसी। अब हम लोग k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्वेश्चन में गिवन था, सॉरी मल्टीप्लायर 4 है, हमें फाइंड आउट करना है एमपीसी। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी। इस इक्वेशन में 1 माइनस एमपीसी पहुंच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और 4 आ जाएगा 1 के नीचे। तो यही क्वेश्चन इस प्रकार की दिखाई देगी, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, जिसका मतलब होगा 0.25। और अगर निकालना है हमें एमपीसी तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.25, दैट मीन्स 0.75। ध्यान रखिएगा ये जो मैंने सॉल्यूशन आपको दिखाया है ये शॉर्ट में भी दिखाया जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन 6 मार्क्स का है इसलिए आपको ये सारे फॉर्मूले एग्जाम में बताने चाहिए। और ये पूरा प्रोसेस
जो फिलहाल मैंने हॉरिजॉन्टली किया है, लेकिन आप एग्जाम में इसको हॉरिजॉन्टली नहीं करेंगे, वर्टिकली करेंगे, यानी कि हर एक स्टेप को दूसरे स्टेप के नीचे लिखेंगे। इससे ज्यादा पेजेस एग्जाम में भरे हुए दिखाई देंगे और काम हमेशा एग्जाम में खुला खुला करना चाहिए। हैंडराइटिंग ऐसी हो कि टीचर की समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा सुंदर हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे टाइम वेस्ट ज्यादा होता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज मेंट बाय एग्रीगेट डिमांड? और इसके कंपोनेंट्स भी पूछे गए हैं इस बार, स्टेट इट्स कंपोनेंट्स। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब वो अमाउंट जो सभी सेक्शंस खर्च करने को तैयार हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, और यही कहलाती है टोटल डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द फर्म्स, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेट एक्सपोर्ट, जिसके बारे में अगले पेज पे आपको बताया जाएगा। और फॉर्मूला है इसका, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, दैट मीन्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला 2 सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग है, लेकिन कंपोनेंट्स बताए जाते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। यही हैं 4 सेक्टर्स जो किसी भी इकोनॉमी में पाए जाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। तो पहले यहां पर पढ़ेंगे हम लोग प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। हाउस होल्ड के द्वारा जितना भी पैसा खर्च किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, जैसे कि डिमांड फॉर फूड, क्लोथिंग एटसेट्रा, यही कहलाता है प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड का मतलब है वो सभी इन्वेस्टमेंट्स जो एक बिजनेसमैन करता है कैपिटल एसेट्स पर, जैसे कि मशीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि गवर्नमेंट को भी बहुत सारे कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स पर पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिमांड करती है रोड्स की, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, वाटर वर्क्स की, रेलवे ट्रांसपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस की। ये सभी वो एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। नेट एक्सपोर्ट, ये वो एक्सपेंडिचर है जो फॉरेनर्स के द्वारा किया जाता है हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज पर, और नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए एक्सपोर्ट में से माइनस किया जाता है इंपोर्ट। दैट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एज मे बी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको जितने भी पॉइंट्स पढ़ाए गए थे वो सभी पॉइंट्स या तो क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं या फिर क्वालिटेटिव टूल्स में आते हैं। इन्हीं के बीच हमें अंतर बताना है, और एग्जाम में डिफरेंस बताने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कॉलम बना के डिफरेंस बताएं, आप दोनों का मीनिंग और एग्जाम्पल भी बताएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स, quantitative instruments of monetary policy are the measures that affect the overall supply of money and credit in the economy. Quantitative instruments वो instruments हैं monetary policy के जो सीधे रूप से असर डालते हैं, अफेक्ट डालते हैं ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट पर, यानी कि जनता के पास जो पैसा है और जो कर्जा बैंकों के द्वारा जनता को दिया जाता है, जो पॉइंट्स सीधा असर डालेंगे मनी सप्लाई पर और क्रेडिट पर, वही कहलाते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जिसके एग्जांपल्स आपको पढ़ाए गए थे, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी यहां पर बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो असर डालते हैं फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेक्टर इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव मैनर। ये वो टूल्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका असर पड़ेगा क्रेडिट के फ्लो एंड डायरेक्शन पर, कि किस एक पर्टिकुलर सेक्टर को ज्यादा लोन देना है और किस एक पर्टिकुलर सेक्टर को कम लोन देना है।
इसमें आपको पढ़ाए गए थे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मोरल शोषण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स एंड डायरेक्ट एक्शन। इनके अलावा हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। डायरेक्ट एक्शन का यहां पर मतलब यह है कि जो ऑर्डर सेंट्रल बैंक देगा कॉमर्शियल बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को वो ऑर्डर 100% फॉलो करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को ज़्यादा लोन देना है, किसे कम लोन देना है, अगर उन्होंने गलती से उल्टा कर दिया कि जिसे कम देना था लोन उसे ज़्यादा दे दिया, जिसको ज़्यादा देना था उसको कम दिया, तो उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेगा आरबीआई। यही कहलाता है डायरेक्ट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, डिस्कस द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। Aggregate demand is lesser than aggregate supply. And point number 2, X and investment are greater than X and savings. अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब है कि हाउस होल्ड्स कम पैसा खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, जितना एंटिसिपेट किया गया था फर्म्स के द्वारा। यानी कि फर्म्स ने उम्मीद लगाई थी कि ज्यादा माल बिकेगा और वो ज्यादा प्रोडक्शन करके बैठे होंगे, लेकिन उनका माल बिक नहीं रहा। उनके पास इन्वेंट्रीज इंक्रीज होती जा रही हैं अनसोल्ड गुड्स की, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन को कट डाउन करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन में कटौती करेंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट आउटपुट यानी कि पूरी इकोनॉमी का जो टोटल आउटपुट है वो डिक्रीज होगा और इनकम भी इकोनॉमी में डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और ये इनकम में डिक्रीज होने का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक एग्रीगेट सप्लाई घटते घटते एग्रीगेट डिमांड के इक्वल नहीं हो जाती। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर आ जाएगा इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम। एंड पॉइंट नंबर 2, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का मतलब सेविंग कम हो रही है, और अगर सेविंग कम हो रही है इसका मतलब कंज्यूमर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। कंज्यूमर सेविंग कम कर रहे हैं, पैसा बचा कम रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, जिसकी वजह से अनप्लैन्ड डिक्रीज इन इन्वेंट्री होगा। यानी कि इस बार माल धड़ल्ले से बिकना शुरू हो जाएगा सभी फर्म्स का, जिसकी वजह से उन्हें दिखाई देगा उनके गोदाम खाली होते जा रहे हैं। इस चीज को देखते हुए वो लोग प्रेरित होंगे और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करेंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाएगा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा, साथ में इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये इनकम बढ़ने का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सेविंग बढ़ते हुए दोबारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे और फिर किसी बदलाव की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, स्टेट द इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर द कीनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो उसका एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर पड़ेगा। यही बात अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई गई कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड का मतलब सभी प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, क्योंकि एक्सेस डिमांड के होने पर उनकी जो इन्वेंट्रीज हैं वो डिक्रीज होने लगती हैं, यानी कि उनके गोदाम खाली होने लगेंगे, उनका जो स्टॉक है गुड्स का वो बिकने लगेगा, जिसकी वजह से वो आउटपुट को बढ़ाएंगे और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा, जब लोग काम पर लगेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर इनकम तब तक बढ़ेगी, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई तब तक बढ़ेगी जब तक वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल नहीं हो जाती। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर जो बदलाव है उसकी टेंडेंसी खत्म हो जाती है और इकोनॉमी आ जाती है इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1, एक्स एंड सेविंग, that means planned saving of the economy. Full employment, that means all able-bodied persons get the employment. And point number 3, autonomous consumption, that means consumption at the
जीरो लेवल ऑफ इनकम। यही बात आपको डिफाइन करनी है। एक्स एंड सेविंग इन एन इकोनॉमी, व्हाट वी प्लान टू सेव ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड एक्स एंड सेविंग। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स it refers to a situation in which every able-bodied person who is willing to work at the prevailing rate of wages in fact employed. It implies absence of involuntary unemployment. यानी कि यहां पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जो काम करना चाहता है उसे काम मिल जाता है। एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स कंजम्पशन नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन इनकम, वो कंजम्पशन जिस पर इनकम का असर नहीं पड़ता। दैट इज इट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। अर्थात अगर इनकम जीरो भी होगी तो भी कंजम्पशन सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। स्टेट टू मेजर्स बाय विच दिस कैन बी करेक्टेड। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2013 में आ चुका है। इन्फ्लेशनरी गैप आपको पहले भी बताया गया है। जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड का लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा हो जाता है तो वहां पर हमें देखने को मिलता है इन्फ्लेशनरी गैप, जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्राइसेस का लेवल लगातार बढ़ने लगता है। इसे करेक्ट करने के लिए 2 मेजर्स मांगे गए थे क्वेश्चन में, तो अच्छा ये रहेगा कि एक पॉइंट आप बताएं मॉनेटरी पॉलिसी का और एक पॉइंट बताएं फिस्कल पॉलिसी का। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ये फिस्कल पॉलिसी का पॉइंट है। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट शुड कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स। यानी कि जब एक्सेस डिमांड होती है तो गवर्नमेंट को अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए, खासकर वो काम जो पब्लिक वर्क्स पर किया जाता है, जैसे कि रोड्स बनाना या फिर स्कूल बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनवाना। ऐसे कामों पर गवर्नमेंट को कम पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल में आता है। अर्थात जनता के पास जो पैसा है वो कंट्रोल में आएगा, जिसकी वजह से बढ़ी हुई डिमांड भी कंट्रोल में आ जाती है। और दूसरा पॉइंट, बैंक रेट। अगर एक्सेस डिमांड है तो सेंट्रल बैंक रेट को रेज करता है, क्योंकि बैंक रेट बढ़ा देने पर कॉमर्शियल बैंक्स डिस्करेज होते हैं क्रेडिट लेने के लिए, बोरोइंग्स करने के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट और मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाता है। अब बताएंगे डिफ्लेशनरी गैप के बारे में, जो जस्ट इसका उल्टा है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द लेवल ऑफ आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, देन द डेफिशिएंसी और गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो आउटपुट होता है, जब वहां से डिमांड का लेवल हमें कम दिखाई देगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल वहां पे कम दिखाई देगा, तो वही कहलाएगा डिफ्लेशनरी गैप। देन द डेफिशिएंसी और गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। इसे करेक्ट करने के 2 मेजर्स, सेम वही पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड बैंक रेट। एक्सपेंडिचर पॉलिसी में इस बार उल्टा करेगी सरकार, गवर्नमेंट यहां पर अपने खर्चों को बढ़ाएगी। दैट मीन्स एनकरेज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स, क्योंकि इससे इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि सरकार जब पैसा खर्च करती है तो वो पब्लिक के लिए इनकम होती है, और जब इनकम बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। दैट मीन्स मनी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो घटी हुई डिमांड थी वो भी अपने आप बढ़ने लगेगी। पॉइंट नंबर 2, बैंक रेट। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस बैंक रेट। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, अर्थात पूरी इकोनॉमिक डिमांड कम दिखाई दे रही है, तो सेंट्रल बैंक रेट को कम कर देता है, जिससे कि कॉमर्शियल बैंक्स एनकरेज होते हैं बोरोइंग्स करने के लिए, कर्जा लेने के लिए। और जब कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा कर्जा लेंगे तो वो पब्लिक को ज़्यादा कर्जा दे पाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट वापस से बढ़ जाता है। थैंक यू फॉर दिस सेशन। बाकी अभी और भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो कि नेक्स्ट सेशन में आपको कराए जाएंगे। तब तक वीडियो को लगातार देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।